देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी बचे हैं उनको फटाफट से कंप्लीट करके दूसरी टेस्ट सीरीज़ पर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि कल वर्ल्ड कप था तो वैसे ही बहुत शोर हो रहा था। और देखिए, मैच हो या एग्ज़ाम, हमें अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम थोड़े लिबरल हो जाते हैं, या कई बार हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम है, हो जाएगा, बट नहीं, हमें पूरी जी जान लगाना है। चाहे सामने वाली पार्टी हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हमें अपने हारने का कोई कारण नहीं देना है, ठीक है। चलिए, इतना ज्ञान आज के लिए काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सामान्य शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा में ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन या डी सल्फर। देखिए, कई सारे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे तैयार हो जा रहे हैं। सामान्य शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे साथ होता ही है बॉडी में, क्योंकि ब्लड हमारा ऑक्सीजन के द्वारा ही सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में पहुंचता है। अब उसके बाद कौन सा तत्व रहता है, ये किसका स्थान है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रहता है और उसकी मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की होती है 65%, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है कार्बन, और इसकी मात्रा जो होती है वो 18% की होती है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन, और इसकी मात्रा होती है 18% की। तो जनरल साइंस हमारे लाइफ साइंस से जुड़ी होती है, इसलिए हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलती है इसमें, और ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए सूचियों से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट राशि है, ये सूची सेकंड एसआई मात्रक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन है विद्युत आवेश, कूलाम, बी विभवांतर वोल्ट, सी विद्युत प्रतिरोध ओम, या डी विद्युत धारिता फैराडे। इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही क्योंकि विभवांतर, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभवांतर का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर पहले इसका देखते हैं। देखिए, विद्युत आवेश का कूलाम सही है, विभवांतर का वोल्ट सही है, ये 6 या 7 में आता है, फिर 12 में भी आते हैं ये चीज़ें, एसआई मात्रक। सारी चीज़ें नहीं आती पर कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध ओम सही है, विद्युत धारिता फैराडे सही है। अगर ये सारे सही है तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख गया होगा, डी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बेरियम, बी स्ट्रॉन्सियम, सी सोडियम या डी रेडियम। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार कलर का नाम बदल देते हैं, बट ये आया है, ठीक है। यहाँ पर लाल चटक रंग दे दिया है, कई बार ग्रीन देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। स्ट्रांसियन यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से नवाजा गया, ये किस जिले में स्थित है? करंट किस में क्वेश्चन खूब अच्छे से हैं, आप टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से सीरियस दीजिएगा, आपके काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ऑप्शन है प्रतापगढ़ और जौनपुर, बी प्रयागराज और वाराणसी, सी सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद, या डी गाजियाबाद और कानपुर। देखिए, पंचायतों के बारे में बात हो रही है, तो पंचायत कहाँ कहाँ हो सकती है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। नगर निगम में पंचायत नहीं होती है ना। तो सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हंसुदी और औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पंचायत हंसुदी और औसानपुर को यह पुरस्कार बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में दिया गया है। वहीं मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास प्रदान किया गया। तो इसके PDF को बहुत अच्छे से पहले तो पढ़िएगा आप, तब जाकर आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। बट ये करंट का है, अगर आपने करंट में बीच में पढ़ा ही होगा, जैसे मुरादाबाद का तो नाम सुना ही है कि दिलारी ब्लॉक, मुरादाबाद के दिलारी ब्लॉक को मिला है, और सिद्धार्थनगर 2 जगह मिला है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन है देवरिया, बी गोरखपुर, सी अयोध्या, डी हापुड़। तो उत्तर प्रदेश विशेष का भी क्वेश्चन बन जाता है और करंट अफेयर का तो है ही।
तो उत्तर प्रदेश में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि अभी वो जो प्रस्तावित है वो आपका हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, तो विकल्प भी सही है। देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि केरल के वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। ये भी बहुत अच्छा अपने आप में। ऑप्शन ए प्रयागराज, बी गाजीपुर, सी वाराणसी या डी उपयुक्त सभी। तो पहली बात, जब वाटर से रिलेटेड बात हो रही है तो उसी जगह पर चलाई जाएगी जहाँ वाटर की उपलब्धता होगी, है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जगह है। तो केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट सबसे उत्तर से 80 घाट सबसे दक्षिण के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी। तो वाराणसी यहाँ पर हो जाएगा। वाराणसी के 2 घाट हैं, ओम घाट और 80 घाट, तो वहीं पर दोनों के बीच में चलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। ऑप्शन है मथुरा, बी कानपुर, सी गोरखपुर या डी लखनऊ। देखो ये चीज़ को ना आप फिजिकली समझो मैप से। जैसे इस तरीके से आपका ये जो मैप आता है, हाँ, तो ये हो जाता है नॉर्थ साइड का, जिधर गोरखपुर है आपका पूर्वांचल है। ये हो जाता है वेस्ट यानी पश्चिम साइड का, मथुरा जी इधर पड़ता है। हरियाणा मथुरा के साइड वैसे ही बारिश कम होती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब अगर कम बारिश की बात हो रही है तो मथुरा साइड हो जाएगा। सर्वाधिक कम वर्षा पूछा है यहाँ पर। अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो इधर पूर्वांचल साइड हो जाएगा। और पूर्वांचल में कौन सा जिला आएगा वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि ये वेस्ट साइड का है तो कम होती है। ज़्यादा की बात होती है तो गोरखपुर हो जाता। दोनों को ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। और ये आपका मैप से या थोड़ा सा ऐसे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में वन निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 25 नवंबर 1978 को, बी 25 नवंबर 1972 को, सी 25 नवंबर 1971 को या डी 25 नवंबर 1974 को। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि नवंबर है, 25 नवंबर। ईयर आपको याद रखना है कि ईयर इनमें से कोई एक ही होगा। नवंबर तो 25 ही है। तो उत्तर प्रदेश के वनों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी परीक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974, ठीक है, डी 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है बहुत पहले का, जब ये स्थापना हुई है तब का। उसको लेकिन रिपीट करके पूछते रहते हैं। स्टैटिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। शुगर केन कहाँ, उसका मुख्यालय है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1971 में, बी 1967 में, डी 1985 में या डी 1981 में। तो ये भी देखिए पुराना ही क्वेश्चन है, करंट का नहीं है। वर्ष 1971 में प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम को, ठीक है, दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड प्रथम योजना प्रारंभ की गई। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब हो सकता है कि कभी बाढ़ आई हो किसी क्षेत्र में, उसके बारे में है, लेकिन ये दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, तो जैसे श्वेत क्रांति भी कई जगह दे देते हैं, दुग्ध उत्पादन दे देते हैं, पर इन्होंने ऑपरेशन फ्लड कर दिया तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो इस चीज़ को याद रखना है। ऑप्शन ए फिलहाल हमारा सही हो जाएगा, हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है गोरखपुर में, बी कानपुर में, सी बदायूं में या डी श्रावस्ती में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप जरूर थोड़ा सा तैयार रखें, ज़्यादा नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो आयोग रख ही सकता है ना। तो भारत में आलू के अनुसंधान के लिए कई संस्थान हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला शहर में स्थित है। ठीक है, तो बट इन्होंने यहाँ पर बी को दिया है। देखिए सबसे पुराना शिमला में है भारतीय आलू संस्थान। यहाँ केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में, और चित्रकूट आलू अनुसंधान केंद्र प्रदेश के चित्रकूट जिले में है, और पंजाब आलू संस्थान है तो वो तो पंजाब जालंधर में हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी कानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे बताया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रमुख जो आलू संस्थान केंद्र है पुराना वो है शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के विषय में पूछा है तो कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये कानपुर शहर में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन कानपुर हो जाएगा। एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही चित्रकूट जिले में भी है, पर यहाँ पर
चित्रकूट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका कानपुर सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पीडीएफ को देख लेना और सही से आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भुइयां नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन है कानपुर, बी गोंडा, सी गोरखपुर या डी सोनभद्र। भुइयां तो नाम सुना ही होगा आपने। अगरिया, बैगा और भुइयां अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये इस ज़िले में ज़्यादा हैं तो यही ज़्यादा हो जाता है, मतलब गेस करेंगे तो अगर कंफर्म पता है तो ठीक है। तो सोनभद्र ज़िले में भुइयां जनजाति है। और अन्य राज्यों में तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाने वाली एक स्वदेशी समुदाय है भुइयां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन है बनारस, बी देवरिया, सी आजमगढ़, आजमगढ़ हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंट गलत है थोड़ा सा, और डी बलिया। ठीक है, देखिए जब समानांतर सरकार की बात होगी तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कई जगह पर कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बनाई गई थी। ठीक है, देश के कई भागों में सरकारों का गठन सबसे पहले अगस्त 1942 में, अगर उत्तर प्रदेश के विषय में बात होगी तो बलिया जिले में। आपको पता है कि चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी। चित्तू पांडे एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो बलिया यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार टेस्ट सीरीज में मैंने ही बताया है तो याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को माना जाता है? ऑप्शन है मथुरा, बी श्रावस्ती, सी अयोध्या या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल की बात हो रही है तो उस समय सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यह कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था। ठीक है, और पुराणों में मथुरा के राजवंश को सूरसेनी वंश कहा गया है। तो इतना पता चल गया कि ये मथुरा को कहा जाता था। ठीक है, ये जनपद की राजधानी मथुरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन है विष्णु, बी शिव, सी कार्तिकेय या डी दुर्गा। तो जौनसारी, ठीक है, अभी हमने एक पढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, जौनसारी अपनी एक अनूठी संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वैसे भी जनजातियों का अपना अलग ही समूह होता है, अलग उनके देवी देवता होते हैं, वो आम लोगों के तरीके जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना को संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है टाडा ताप विद्युत परियोजना, बी रोजा ताप विद्युत परियोजना, सी परीक्षा ताप विद्युत परियोजना या डी उपर्युक्त सभी। देखो, तो जो रिलायंस विद्युत द्वारा संचालित किया जा रहा है वो रोजा ताप विद्युत परियोजना है और ये 1200 मेगावाट की परियोजना है और इसकी स्थापना शाहजहांपुर में की गई थी। इस परियोजना की शुरुआत निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप ने की थी, परंतु 2006 में इसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप द्वारा कर लिया गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, रोजा ताप विद्युत परियोजना। ये याद रखना कि कोयला आधारित परियोजना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहेलखंड का संस्थापक रहा है? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी हाफिज रहमत खान, सी अली मोहम्मद खान, डी शुजाउद्दौला। तो रोहेलखंड का संस्थापक रहा है, ये पूछ रहे हैं। रोहेलखंड हुआ, अवध का क्षेत्र हुआ, कई सारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हुए, तो उसके बारे में देखिए। रोहेलखंड राज्य एक भारतीय राज्य था जो 1721 में कमज़ोर होते जा रहे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उदित हुआ था। ठीक है, और 1774 तक अस्तित्व में रहा था। रोहेलखंड के पहले नवाब अली मोहम्मद खान थे। ठीक है, जिन्होंने अली मोहम्मद खान थे जो 1774 में राज्य का अंत नहीं हो गया तब तक इनका ताज रोहेलों के ही सर रहा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शैवालों का, बी कवकों का, सी छिपकलियों का, डी वृक्षों एवं झाड़ियों का। तो जैसे कई सारे टर्म आते हैं तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र
विकास कार्यक्रम IGMDP की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी PV नरसिम्हा राव या डी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, देखिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने के कार्यकाल में विकास कार्यक्रम IGMDP, ठीक है, MDP की नींव रखी गई थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए R चिदम्बरम, बी APJ अब्दुल कलाम, सी अनिल काकोडकर या डी NS सत्यमूर्ति। शक्ति 98, ठीक है, तो अगर ये करंट का है तो ठीक है, स्टैटिक है तो काफ़ी टफ है कि याद रहे। तो शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय आपका NS सत्यमूर्ति, ठीक है, नहीं दिया जाता, मतलब नहीं शामिल थे, तो ये NS सत्यमूर्ति जी नहीं शामिल थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? पहली बात तो सही सुमेलित नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964, सी मझगांव डाक लिमिटेड 1969 या डी भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970। कौन सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। देखिए जो आपका सी ऑप्शन है मझगांव डाक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में नहीं हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, 1960 में हुई थी, यहाँ पर 1969 दिया, इसलिए ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि नेविरेपिन दवा संबंधित है। ऑप्शन ए कैंसर से, बी एड्स से, सी मलेरिया से या डी हाथी पांव से। नेविरेपिन, ठीक है, अलग सा नाम है बिल्कुल। तो वैज्ञानिकों ने एड्स से ग्रसित महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एड्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी द हेग नीदरलैंड, सी वियना ऑस्ट्रिया या डी पेरिस फ्रांस। तो रासायनिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो रासायनिक हथियार निषेध, इसका जो मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए I-131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सेकेंड, FE-59 का उपयोग अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो नीचे 2 कोड दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए I-131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के विकार को ज्ञात करने के लिए तथा FE-59 का उपयोग अरक्तता का रोग ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन हो जाता है सही। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 फरवरी को, बी 24 मार्च को, सी 7 अप्रैल को या डी 21 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ठीक है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन हो जाता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ध्रुवण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आला तो हर कोई नाम जानता है, जो डॉक्टर चेक करते हैं, सीने में लगाते हैं, गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो, अंदर करो, ऐसे करके बोलते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो ये डॉक्टरों द्वारा आला प्रयोग होता है, तो ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण या परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो विकल्प ए सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक बार सांस लेने की क्रिया निश्वसन और उच्छ्वसन कितने सेकंड में पूरी होती है? ऑप्शन ए 2 सेकंड, बी 3 सेकंड, सी 4 सेकंड या डी 5 सेकंड। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड, 2 सेकंड के निश्वसन
और 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है, अतः विकल्प। तो इस तरीके से डी सही है, बट हम इसका और एक ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी सेकेंड्स डज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इनहॉलेशन एंड एक्सहॉलेशन। इनहेलिंग जैसे बोलते हैं, इनहेल करते हैं, उससे वही है ये, ठीक है। कंप्लीट वंस, अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए 4.5 लीटर, बी 5.5 लीटर, सी 6.5 लीटर या डी 7 लीटर, ठीक है। तो हमारा जो दिल है धड़कता है ना, ये पंप करता है ब्लड को, उसी के बारे में बात हो रही है। तो आपका हृदय जो है वो 4.5 लीटर रक्त पंप करने की क्षमता रखता है प्रति मिनट, ठीक है। सोचो कितना तेज चलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए फंक, बी मैकुलन, सी हॉपकिंस या डी फिनेल। विटामिन डी का, ठीक है। तो विटामिन डी का आपका हॉपकिंस के द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्णांधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, बी इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, सी इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, या डी इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। वर्णांधता, तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। पहली बात तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ऑप्शन ए इन दिस द पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर्स, ठीक है। सेकेंड, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वुमेन्स सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज 45। नेक्स्ट, दिस डिजीज मेनली अफेक्ट मेन, मतलब ये पुरुष को ये अफेक्ट करती, प्रभावित करती है। द कैरियर्स ऑफ दिस डिजीज आर वीमेन, ठीक है। देखिए, तो जो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन बताए हैं, तो आपका इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। यह टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यह टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये विज्ञान की शाखाएं हैं और ये उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए एनाटॉमी, सपनों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, सी कैलोलॉजी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, डी एनिरोलॉजी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो ये हमारा कोड दिया गया है, हमें पहले इसमें से आंसर बताने हैं, फिर हम कोड को अगर टिक करेंगे तो हमारे आंसर सही से आ जाएंगे। तो देखिए, आपको पता ही होगा, देखिए एस्ट्रोनॉमी तो हम सुनते ही हैं, है ना, और कोई सुनते हो या ना सुनते हो। तो एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन नहीं। तो बी हमारा हो जाता है 3, है ना, एस्ट्रोनॉमी बी 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। A4 रहेगा आपका एनाटॉमी, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक है, A4 B3। तो A4 B3 C1 और C2 D1, ओके। तो देखिए, 2 चीज़ें अगर हमें याद है, हमने एस्ट्रोनॉमी तो हम सब सुनते हैं, तो उससे हम आइडिया लगा ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो ए सही है। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य है, ये याद रखना है। ऑप्शन ए प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए अणु गुणसूत्र नामक धागे जैसी संरचना में व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक गुणसूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर मजबूत कुंडलित डीएनए से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। एंड डी है एक्स गुणसूत्र एक पुरुष निर्धारण गुणसूत्र है, ठीक है। तो कौन सा असत्य है ये हमें यहाँ बताना है। देखिए, आपको ये पता चल गया होगा कि जो एक्स गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष नहीं महिला का निर्धारण करते हैं, वाई गुणसूत्र पुरुष का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा असत्य हो गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों को BCG
बैसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका मुख्यतः किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए यक्ष्मा टीबी की रोकथाम के लिए, बी खसरा से सुरक्षा के लिए, डी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए, या डी पोलियो से सुरक्षा के लिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु जनित बीमारी एवं प्रभावित अंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए ट्रेकोमा आँख, बी रेबीज तंत्रिका तंत्र, सी हर्पीज यकृत, या डी मेनिंजाइटिस मस्तिष्क। तो हमें यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। तो यहाँ पर जो हर्पीज है आपका, इसी यकृत वाला रोग नहीं होता है। हर्पीज से त्वचा प्रभावित होती है, जिससे त्वचा में सूजन यानी कि जो स्किन है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर है, ये गलत सुमेलित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान हैदराबाद संस्थान, बी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, सी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, या डी उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस और इसमें आरओ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कई बार मैंने बोला कि डी ऑप्शन भी सही होता है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है। ऑप्शन है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, बी एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना, सी ये क्रोमोटिन जाल का निर्माण करना, या डी अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का निर्माण करना। तो इनमें से कौन सा अम्ल का कार्य नहीं है ये हमें बताना है। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का निर्माण करना, यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका अम्ल का कार्य नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पेंटोथेनिक अम्ल रासायनिक नाम है, यानी पेंटोथेनिक अम्ल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए विटामिन B3, बी विटामिन B5, सी विटामिन B6, या डी विटामिन B7। ठीक है, चलिए देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, जिसकी कमी से बाल सफ़ेद और व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है। अतः विकल्प बी हमारा सही उत्तर इस तरीके से हो जाएगा, है ना, विटामिन B5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन, ऑप्शन है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, बी एक विटामिन है, सी एक वसा है, या डी एक खनिज है। तो प्रोटीन क्या है ये हमें बताना है। देखिए प्रोटीन हमारा एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अतः विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, या डी हाइड्रोजन। चलिए तो हम आंसर देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पूछा कि शामिल नहीं है, तो आपका ए नाइट्रोजन यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक अपचयी क्रिया है, बी श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है, सी इससे शरीर का भार कम होता है, डी इसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लॉन्गेटा भाग से किया जाता है। तो यहाँ पर भी सही नहीं है, बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है वो हमें बताना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा का श्वसन होता है। इन दोनों के समाप्त होने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। तो इस तरीके से जो हमारा इन्होंने बोला है ना श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड,
सी प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, डी ब्लैक कार्बन एरोसोल। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन एरोसोल के प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता के घटते क्रम में सही है। ऑप्शन है HCl/HNO3 H2SO4, बी है HNO3 H2SO4 HCl। इसके बाद में सी है H2SO4 ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HNO3। आई थिंक ग्रेटर देन ही है, काफ़ी टाइम बाद जब देखो तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर लेस देन हो तो आप बताना मेरे हिसाब से, क्योंकि कई लोगों को कुछ आता है तो बता देंगे। डी है H2SO4 ग्रेटर देन HNO3 ग्रेटर देन HCl। तो कौन घटते क्रम में है? ठीक है, यहाँ पे घटता क्रम बताना है, तो डी आपका हो जाएगा H2SO4। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्यों में कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है पूछ रहे हैं। ऑप्शन है कैंसर, बी अल्सर, सी हड्डियों में क्षीणता या डी उत्परिवर्तन। देखिए एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्यों में कैंसर, अल्सर और उत्परिवर्तन जैसी घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा हड्डियों में क्षीणता, ये रोग नहीं होता है। बाकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को भी। अगर आप बहुत एक्सरे करा रहे हो तो आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है? ऑप्शन है खेतों को परती छोड़ना, बी DDT का प्रयोग, सी औद्योगिक परिशिष्ट या डी पृथ्वी के धरातल से खनिज एवं अयस्क निकलने की प्रक्रिया। तो इसमें से कारक नहीं है, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी को पता है कि खेतों को परती छोड़ना यानी कि उनमें कोई जब फसल नहीं हम बोते हैं तो उसे परती बोलते हैं। तो खेतों की उत्पादकता बढ़ती है और इससे मृदा प्रदूषित नहीं होती है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन के निर्माण में, बी अमोनिया के निर्माण में, सी ओजोन के निर्माण में या डी चांदी के निर्माण में। हैबर विधि, तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगेगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर उसका आंसर भी है, तो बहुत जल्दी आपकी ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। हालांकि साइंस की है और साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य बताना है। ऑप्शन है इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, बी इसका श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, सी इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है या डी ये जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन असत्य है ये बताना है। यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन, इन्होंने कहा अनुपस्थित होती है, तो यही हमारा आंसर असत्य है। ठीक है, क्योंकि उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडी के दिनों में शरीर में उत्पन्न होने वाली कपकपी क्रिया का उद्देश्य है। ऑप्शन है शरीर के ताप को बढ़ाना, बी शरीर के ताप को घटाना, सी शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को दर्शाना या डी शरीर के रक्त परिसंचरण में कमी को दर्शाना। तो इस क्रिया का क्या उदाहरण है? तो ठंडी के दिनों में शरीर में उत्पन्न होने वाली कपकपी क्रिया का उद्देश्य शरीर के ताप को बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है? ऑप्शन है थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा या डी माइकोप्लाज्मा। तो पादप जगत का जोकर यहाँ पर बोला जा रहा है ना। देखिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका वाले विचित्र जीव हैं। इनकी खोज नोकार्ड एवं रॉक्स 1898 ने की थी। इनमें निश्चित कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, जिसके कारण ये आकार में निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पेनिसिलियम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन है बेकरी उद्योग में, बी पनीर उद्योग में, सी मद्य निर्माण उद्योग में या डी रत्न आभूषण उद्योग में। इसको हम देख लेते हैं। देखो मदिरा पान या मद्य बोलते हैं अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है,
बेकरी इंडस्ट्री, चीज़ इंडस्ट्री, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। ओके, देखिए पेनिसिलियम का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। ओके, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है लेमिनेरिया, बी नाइटेला, सी क्लोरेला या डी एरिथ्री। तो अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और अगर आपको पता होगा तो कोई बात नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरेला नामक शैवाल भोजन तथा ऑक्सीजन का स्रोत होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विटामिन तथा प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये आपका क्लोरेला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ण के कारण केचुए का रंग भूरा होता है। ऑप्शन है मेलेनिन, बी हीमोग्लोबिन, सी कैरोटीन या डी पोरफायरिन। तो किस वर्ण के कारण, ठीक है, देखो पोरफायरिन के कारण नामक वर्ण के कारण केचुए का रंग ब्राउन या भूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन है छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी अमाशय या डी यकृत। तो किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है, खाना यानी कि पचता है, तो ये आपकी छोटी आंत में ऐसा कार्य होता है। ठीक है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, नाम उसका छोटी आंत है बट वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर समूह ओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसके खोजकर्ता डी कास्टलो तथा स्टार्लो थे, बी इसमें प्रतिरक्षी ए भी उपस्थित रहता है लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए रुधिर समूह ओ के खोजकर्ता डी कास्टलो तथा स्टार्ली थे और इस वर्ग में प्रतिरक्षी ए भी उपस्थित रहता है लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, तो इसलिए दोनों कथन हमारे सत्य हो जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाता है सही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लसिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन है जल का अस्थायी संचय, बी वसा का परिवहन, सी दीर्घाणुओं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का परिवहन, डी रुधिर के पीएच को स्थिर रखना। तो यहाँ पर कार्य नहीं है पूछा गया है, अगर है पूछा जाता तो दूसरा आंसर होता। देखो रुधिर के पीएच को स्थिर रखना प्लाज्मा का कार्य है, इसके अलावा अन्य सभी कार्य लसिका के हैं। तो जो पीएच मान स्थिर रखना ये लसिका का कार्य नहीं है, ये प्लाज्मा का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रेलम या डी मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माइंड का हमारे जो है वो सेरिब्रम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है सुक्रेज, बी माल्टोज, सी एमाइलेज या डी यूरिएज। पदार्थ एंजाइम नहीं है पूछा है यहाँ पर। ठीक है, माल्टोज को छोड़कर सभी अन्य एंजाइम है, तो आपका जो माल्टोज है वो आपका एंजाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य बताना है। क्या बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन असत्य ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है कि यह क्रिया दिन में होती है वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, बी यह क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, सी इस क्रिया में पानी वाष्प बनकर उड़ता है, या डी यह क्रिया अनियंत्रित होती है। वाष्पोत्सर्जन के विषय में है, देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों से नियंत्रित होती है, तो डी ऑप्शन हमारा, यहाँ इन्होंने कहा है कि यह क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, यह क्रिया अनियंत्रित होती है, तो ऐसा नहीं है, यह क्रिया नियंत्रित होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है पेलाग्रा, बी अतिसार, सी अरक्तता या डी मेरेस्मस। ठीक है, तो अगर विटामिन की कमी बॉडी में होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैड काऊ रोग गाय के किस अंग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है गलफड़ा, बी खुर, सी मस्तिष्क या डी पूंछ।
तो मैड काऊ, ठीक है। मैड काऊ रोग एक प्रियांश जनित रोग है जो गायों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन है गेहूँ, मक्का, जौ, राई। आई होप सिंपल है। मक्का आपका बारिश के मौसम में होती है और ये रबी की फसल नहीं है, ठीक है ना। मक्का खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ, जौ, राई रबी की फसल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन ए है ट्रैंक्विलाइजर औषधियाँ भय या उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो औषधियाँ होती है ट्रैंक्विलाइजर, कारण कह रहा कि ये औषधियाँ मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से कम कर देती हैं। तो नीचे दिए गए कोट से आंसर हमारा क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर जो है औषधियाँ भय या उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं और ये औषधियाँ शारीरिक क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से कम कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए मछलियों में केवल 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। बी, मेढकों में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। सी, पक्षियों में 5 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। या डी, मनुष्यों में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग का क्वेश्चन है, पीसीएस में आपके और कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैंने इसको देखा है। तो देखो, पक्षियों में, स्तनियों में, स्तनधारियों में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ठीक है। पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कोष्ठी, तो पक्षियों में 5 कोष्ठी पूछा है, यही यहाँ पर असत्य हो जाएगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए डीएनए की संरचना डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बी, जीन संश्लेषण की विधि वाटसन एंड क्रिक। सी, अनुवांशिकता का नियम हुगो डी विज्र। या डी, प्राकृतिक चयन चार्ल्स डार्विन सिद्धांत, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आपको पहले से याद आ रही होंगी अगर आपने कहीं कहीं पढ़ा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं याद आती हैं। तो देखो आनुवांशिकता का जो नियम दिया है ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था, यानी कि सी, आनुवांशिकता का नियम जो इन्होंने कहा है ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेगर साहब हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकास का सही क्रम दर्शाता है। ऑप्शन है लाल पांडा, ईल, सैलामेंडर, एनाकोंडा। बी, ईल डैश सैलामेंडर डैश एनाकोंडा डैश लाल पांडा। सी, एनाकोंडा सैलामेंडर डैश ईल लाल पांडा। डी, ईल डैश लाल पांडा डैश सैलामेंडर एनाकोंडा। तो सही क्रम क्या दर्शा रहा है, तो जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से विकास का सही क्रम जो है वो आपका ईल है, ठीक है। तो 2 जगह ईल है, ईल के बाद में आपका सैलामेंडर है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एनाकोंडा है, फिर लाल पांडा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम में दर्शाया गया है। ऑप्शन है यंड, युग्मनज डैश कंदुक डैश कोरक डैश तूतक। बी, अंड डैश तूतक डैश कोरक डैश कंदुक डैश युग्मनज, ठीक है। सी है अंड डैश कोरक डैश कंदुक डैश तूतक डैश युग्मनज। एंड डी है अंड डैश युग्मनज डैश तूतक डैश कोरक डैश कंदुक। तो कशेरुकी भ्रूण के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंडज, अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक और कंदुक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मान के घटते क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला, लकड़ी, ठीक है। बी है डीजल,
केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला, लकड़ी। सी है हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल, कोयला, लकड़ी। डी है लकड़ी, कोयला, केरोसिन, डीजल, हाइड्रोजन। तो ईंधन मान के घटते क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला, लकड़ी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 131 से क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ और आपका ये क्वेश्चन नंबर 136 यानी कि 5 क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप जिसको पीडीएफ का समझ में आए पीडीएफ से कीजिए, जिसको अपने अकॉर्डिंग आता है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप में से कुछ को लगता है कि मुझे इस तरीके से मैथ्स बताना नहीं आता है तो आप मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है कभी, मुझे रीजनिंग वगैरह में अच्छा मज़ा आता है करने में, तो मैं उसको बहुत ईजिली बता देती हूँ, ठीक है। मैथ्स को मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ, मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से मैथ्स आती है, पर जो इसमें कई बार जो जर्नल वो लगते हैं, सूत्र कह सकते हो, उस अकॉर्डिंग लोग निकालते, मुझे उस तरीके से नहीं आता है या मुझे उस तरीके से मज़ा भी नहीं आता, तो मैं नहीं चाहती कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन स्किप किए हैं, उनको आप पीडीएफ से या अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। अगर आप में से कोई चाहता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर उनके एक्सप्लेनेशन बताइएगा, हालांकि पीडीएफ में दिए हैं। तो हम अब अपना रीजनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दिया है परफेक्ट का कोड, ठीक है, जिसे RGTHGEV से डिकोड किया गया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोड में ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा। तो ये रीजनिंग से है क्वेश्चन, चलो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये कोड दिया था और इससे इसको डिकोड किया गया था। फिर पूछा कि ब्राउन को कैसे डिकोड करेंगे, तो ब्राउन को DTQYP से डिकोड करेंगे। अब हम इसको आंसर में देखते हैं कि ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देखिए DTQYP ये हमारा डी ऑप्शन दिया है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही निकल गया, मतलब कि सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने दिया है BL12, DG9, EI12, MO26, QSX। तो यहाँ पर x का मान है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, फिर हम आंसर में देखेंगे। B की डिजिट होती है 2, L की होती है 12। ये कैसे निकलता है, जब आप इसको ऐसे लिख लेते हो, ऐसे 1 2 3 लिखते हो और उसकी पोजीशन कर लेते हो, ठीक है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 ऐसे लिख लिया। अब हमने यहाँ से डिजिट देख ली, ठीक है। B का 2, L का 12, दोनों का ऐड करेंगे 14 में -2 करेंगे 12 आ जाएगा। DG का ऐसे ही लिख लेंगे 4 + 7 = 11, 11 - 2 = 9, EI = 5 + 9 तो बराबर टोटल हो जाएगा 14 में 2 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। ऐसे उन्होंने बोला कि QS का मान क्या होगा। देखो Q की डिजिट वैल्यू है 17, S की है 19, मतलब 17 और 19 मिलाकर हो गए 36। 36 में 2 को माइनस करोगे 34 यानी 34 बचेंगे। अब हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आंसर नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने 34 दिया हुआ है, ठीक है। QS का X की जगह आएगा 34, यानी कि B ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रमेश से क्या संबंध है। ऑप्शन है माता, B मौसी, C बुआ, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा बुआ का, ठीक है। कैसे आ जाएगा, आपके फैमिली मेम्बर होंगे उसमें बताइएगा। देखिए गीता हो गई उसकी बुआ, और जो लड़का है रमेश वो उसकी तरफ कह रहा है कि मैं उसकी माँ, तो यानी उसकी दादी, उसकी माँ लड़के की हो गई दादी की के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, है ना। तो बुआ का संबंध हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फैमिली पे अप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स दिया है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ना तो ये इधर से मैच कर रहा, ना इधर से कर भी रहा 2 + 1 3, 3 + 2 5, बट ये कैसे कर रहा है। तो इन्होंने ऐसे और ऐसे दिया ही नहीं है, ठीक है, यही कन्फ्यूजन है। देखो 2 + 1 करोगे 3 आएगा, 3 + 2 करोगे 5 आएगा, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5। अब 5 + 3 अगर हम करते हैं 8 कहाँ आता है, इन्होंने ऐसे घुमा दिया है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे घुमाया, ठीक है। तो 8 आ गया। अब 8 + 4 12, ये वाली डिजिट मिल गई आपको। अब 17 ये वाली मिल गई, 17 + 6
23 प्लस 7 है ना 30 प्लस 8 38 आ गया सही आंसर। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी 30। देखो कितना सिंपल है ना, इतना सिंपल है, बट इसको ध्यान देना कि इसने कैसे घुमाया तो हमारी डिजिट आ रही है। ठीक है, आ गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे हो गए ख़त्म, यानी कि पूरे सॉल्व हो गए। आई होप आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ। मैं अगर सॉल्व होता है पुराने सूत्रों से तो मैं करती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं नए तरीके से करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। थैंक यू।